हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया हैं। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में 2 अप्रैल 2026 को होने वाले पेपर का केमिस्ट्री वाला पोर्शन। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस वीडियो में अवेलेबल हैं, जिनके बारे में जब बात करूँगा तो बहुत डिटेल में भी बात करने वाला हूँ और ब्रीफ में भी, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, क्या बोला गया क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बेटा द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले ध्यान देना था बॉन्ड लेंथ पर। एक चीज़ याद रखनी है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के, इसके बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप अब बस बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। ये वाला क्वेश्चन तो आईडी ने कई बार पूछा है, शायद आपको याद भी होगा, है ना। तो देखो ट्रिक क्या रहती है इसकी। ट्रिक में आपको पता होगा, जैसे 2 8 जैसे लिख दो, चलो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये लिखते थे हम। और ये तो थे इलेक्ट्रॉन्स, क्या थे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था, बॉन्ड ऑर्डर हुआ करता था जैसे 1 0 1 0 1 2 3 2 1 0। तो इसका मतलब है जैसे O2 है तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, तो 16 के सामने कितना लिखा है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा O2 के लिए 2 होगा। लेकिन जैसे ही आप O2 प्लस लेंगे, जैसे इसमें O2 प्लस दे रखा है O2 भी दिया है, तो O2 प्लस के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो इधर आएंगे, तो इधर जब आएंगे तो 15 आएगा। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो O2 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन O2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो, जब एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 2 और 3 के बीच में आ जाओगे। मतलब 15 जो नंबर है वो कहाँ आएगा बेटा, 15 कहाँ आएगा, 14 और 16 के बीच में। जब यहाँ पर अब जब इधर आ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बोलो, 3 और 2 का एवरेज, 3 और 2 का एवरेज मतलब कितना 2.5। तो O2 के लिए आएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। अब उसके बाद आता है O2 माइनस, O2 माइनस मतलब O2 माइनस मतलब कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे 16 और 18 के बीच में। 16 और 18 के बीच में जब जाओगे तो इन दोनों का एवरेज निकालो, तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 2 + 1/2 कितना हो गया 1.5। और एक है O2 2 माइनस, मतलब O2 2 माइनस का मतलब हो गया बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा आपने 2 जोड़ दिया, 18 के सामने कितना लिखा है 1, तो O2 2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। अब आप इनके बॉन्ड ऑर्डर पर ही फोकस करो। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2 था, ये 2.5 है, यहाँ पर 1.5 है और ये 1 है, ठीक है ना। अब जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है उसका क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स करते हैं बॉन्ड लेंथ में। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है O2 प्लस के लिए, तो O2 प्लस को सबसे पीछे आना पड़ेगा। तो ये आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक आंसर बनेगा सबसे पीछे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है आपसे, ठीक है ना। तो सबसे कम वाले को सबसे पीछे रखना है। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है O2 माइनस का, तो 2 माइनस सबसे आगे आना चाहिए। इसका मतलब है आंसर 1 बनेगा इसका, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा। समझ पा रहे हो नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द PHN2 एंड Cl। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है PHN2Cl, तो हमको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला ये N2 प्लस और ये Cl माइनस होते हैं, तो सीधा सीधा अटैक इस पर होता है ना, इस रिंग पर। और रिंग पर अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा हाई होगी वही इजीली अटैक करेगा। सिंपल बात आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ मायने रखती है, वो क्या है कि अगर बेंजीन रिंग पर अटैक करने वाला आ रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई लेकर के आएगा वो इजीली अटैक करेगा। ओके, मैं रिएक्शन को कोई नाम ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक ये सारी बातें ही नहीं कर रहा। सीधा सीधा ये समझना है कि यार रिंग पर अटैक होता है, और जब यहाँ से ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल के जाएगा तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला इस पर अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ हिंड्रेंस भी हमें देखनी होती है। जैसे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और सारे ही रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो रिंग के साथ तो रेजोनेंस सभी के सभी शो करेंगे, रिंग के साथ तो रेजोनेंस सभी का हो रहा है। लेकिन हिंड्रेंस अगर देखें तो यहाँ पर ये CH3 आ रहा है, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप आएंगे तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो दोनों ग्रुप हैं ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, हिंड्रेंस को बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 ग्रुप की हिंड्रेंस है, यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रुप के साथ साथ इन दोनों ग्रुप की भी हिंड्रेंस है, तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इस NH2 वाले ग्रुप की। ओके, क्योंकि इस पर साइड में से कोई एक्स्ट्रा हिंड्रेंस और नहीं लगा रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात को। या फिर यहाँ पर हम एक SIP इफेक्ट जो होता है ना उसके बारे में भी बात कर सकते थे,
ठीक है ना, उसे भी निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा अटैक करने के चांस इसके रहेंगे, फिर इसके और कम हो जाएंगे और इसके और कम। तो सबसे आगे आएगा आर, देन पी, देन क्यू। ओके, ये आंसर बनेगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था सिंपली, ओके, जिसमें विटामिन सी हम सबको याद होगा। विटामिन सी कौन सा रहता है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। एंड सेकंड के लिए बात करें, अगर मैं इसके लिए बात करूँ विटामिन V1, तो विटामिन V1 किसके लिए रहता है बेटा, थायमाइन। ओके, तो अगर ये वाले ऑप्शन देखो, फर्स्ट के लिए सी कहाँ पर है, फर्स्ट के लिए सी इसमें नहीं है, फर्स्ट के लिए सी इसमें नहीं है, फर्स्ट का सी यहाँ पर प्रेजेंट है, और सेकंड के लिए कितना, ए यहाँ पर आ रहा है बस आंसर। बाकी आपको याद होगा तो अच्छी बात है, और याद कर लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगला फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की बेटा आपसे। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, अमाइड, ये NH2 लिखा है, ये कीटोन है CO, ओके, ये एल्डिहाइड CHO, ये CN। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा रहता है, ये अमाइड है बेटा, अमाइड। दूसरा ये क्या है, कीटोन, कीटोन, और ये कौन सा है, एल्डिहाइड, ओके, और ये कौन सा है, साइनाइड, ओके, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एल्काइन बोल सकते हैं आप, और ये आपका अमाइन है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में सबसे आगे कौन आएगा। तो देखो इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, अब इनका ऑर्डर आपको निकालना है, ये आपसे पूछा गया है। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले तो सबसे आगे अमाइड ही आता है, 1 अमाइड यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कोई ऑप्शन कट नहीं हो पाया। सेकंड अमाइड के बाद कौन आता है, अमाइड के बाद आता है बेटा साइनाइड। क्या आपको याद आया कौन आता है, साइनाइड। तो फर्स्ट के बाद आएगा फोर्थ यहाँ भी आ रहा है, फोर्थ यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद आता है बेटा एल्डिहाइड, तो थर्ड आएगा, फोर्थ के बाद एक थर्ड, फोर्थ के बाद थर्ड। अब फोर्थ के बाद यहाँ पर अगर मैं थर्ड को देखूँ तो थर्ड बेटा एक ही ऑप्शन में आ रहा है इसमें, फोर्थ के बाद थर्ड इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। एक बार और क्रॉस चेक कर लो, देखो जो NH2 है, अमाइन NH2, ये कहाँ पर आएगा, आगे आएगा, ट्रिपल बॉन्ड पीछे जाएगा, ठीक है, और सेकंड जो है कीटोन वो सही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा ये वाला सेकंड। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर रिंग की तरफ जाएगा, और यहाँ तो कोई है ही नहीं। आपसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक। इलेक्ट्रोफाइल अटैक बेटा वहीं करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अब जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रिंग में, इधर तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली रिंग में इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ हमें मालूम है कि जब भी कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भेजता है तो वो ऑर्थो पर भेजता है और पैरा पर भेजता है, तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ भी इंक्रीज होगी। अब दोनों में से कहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो मुझे ये पता है कि ये जो NH2 ग्रुप है इसका इफेक्ट होता है बेटा -I। जब -I इफेक्ट से जब ये खींचेगा ना, तो इस ऑर्थो वाले से इलेक्ट्रॉन खींच ज़्यादा लेगा, ऑर्थो पर -I। और आपको पता होगा कि ऑर्थो पर जो -I है वो पैरा से ज़्यादा लगता है, -I इफेक्ट। लेकिन जो M इफेक्ट या R इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं +M या +R, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी R और S पोजिशन दोनों पर, ऑर्थो एंड पैरा पर, वो इक्वल होगी। ओके, तो इंक्रीज दोनों पर इक्वल किया, लेकिन खींच यहाँ से ज़्यादा लिया, तो बची कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, S पर ज़्यादा बचेगी। तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो S से मिलेगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका, S। सिंपल है। ओके, ये बेसिक मेरी क्लास के ही क्वेश्चन है बहुत सारे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4th 5th है, सब क्लास में कराता हूँ मैं, क्लास नोट से आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम क्लास नोट से। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है जो क्लास नोट्स में नहीं कराया जाता, ठीक है ना। हाँ, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा रटने वाला है। जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, एप्पल ग्रीन कलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा कलर, एप्पल ग्रीन कलर। तो बेटा एप्पल ग्रीन कलर ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो Ba2+ है ना, इसका कलर होता है, ठीक है ना। फ्लेम में Ba2+ जो है वो एप्पल ग्रीन कलर शो करता है। Ca2+ कौन सा कलर शो करेगा यहाँ पर, जैसे Ca2+ जो है ये बेटा ब्रिक रेड कलर शो करता है। कौन सा, चलो मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ब्रिक रेड। ओके बेटा, ये एप्पल ग्रीन याद रखेंगे, Ba2+। ये कोई खास कलर शो नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम कई तरीके से कर सकते थे, जैसे 1 मोल ऑफ द एल्केन रिएक्ट विद द 8 मोल ऑफ O2, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एल्केन। पर्टिकुलर एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2, ये होता है, ठीक है ना। अब रिएक्शन लिखने की जो ट्रिक होती है, रिएक्शन लिखने का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, चलो इसका सॉल्यूशन थोड़ा साइड में बताता हूँ मैं आपको। 1 मिनट, इसको पकड़ के लाता हूँ, 1 मिनट यार, टाइम थोड़ा सा कम है। ये क्या हो रहा है, नहीं बन रही बात, चलो छोड़ो, हटाओ, इधर ही देखते हैं। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेके आता आपके लिए। देखो CnH2n+2 ये है एल्केन का फॉर्मूला।
अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे पहला ये जितनी नंबर ऑफ n है उतने ही CO2 बनते हैं, ये बात आप जानते हो, और जितना हाइड्रोजन है उसका जस्ट हाफ मतलब n+1 H2O बनते हैं, ये वाली बात आपको पता है। ओके, नेक्स्ट जब आप बैलेंसिंग करेंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2n, ओके, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं n+1, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए ये 3n+1, और जितना राइट हैंड साइड में आते हैं उसका जस्ट हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 3n+1/2 × O2। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है छोटू, आपसे बोला गया 8 मोल ऑफ O2, कितने मोल बेटा 8 मोल ऑफ O2, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, कहीं नहीं, तो आपसे ये वाले जो मोल है ना ये बेटा दे रखे हैं 3n+1/2, जो मोल आ रहे हैं ये 8 दे रखे हैं, ठीक है, n की वैल्यू निकालो, इसके इधर मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 3n+1 = कितना 16, इधर जाएगा ये 3n = 15, तो n से n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 5, कितनी आ गई 5, तो 5 पुट कर दो इसमें, 5 जब इसमें पुट करोगे इसमें तो C5 हो जाएगा बेटा, और H 2 × 5 कितना हो गया 10 + 2 कितना हो गया 15, सॉरी 12 कितना हो गया 12, तो C5H12 इसका आंसर बनेगा, C5H12। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या बोला 18 ग्राम H2O, कितना ग्राम है 18 ग्राम, x ग्राम ऑफ Fe से रिएक्शन करके वो Fe3O4 बना रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x ग्राम में बात कर रहा है, मतलब कितना आयरन है, कितना लोहा है जो 18 ग्राम पानी से रिएक्शन करेगा, सिंपल। तो देखो H2O से जब आप Fe की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है Fe3O4, जितना जो वो कह रहा है मान लो, हालांकि मुझे पता है हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, पक्की बात है ये तो, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन को पहले बैलेंस करना ज़रूरी है, यहाँ Fe कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 आने चाहिए, अब Fe3 ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर 4 आने चाहिए, इनको बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन भी 4 आने चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे बोला गया 18 ग्राम, 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल, भाई हमें पता है 18/18 करेंगे तो 1 मोल आएगा, इसका मतलब 1 मोल पानी, ये इसने 1 मोल से कितने मोल रिएक्ट करेंगे इसके, मतलब आपसे ये पूछा गया है ना कि कितना मास होगा। अब सिंपल सी बात है, रिएक्ट करने का कंसेप्ट क्या लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे, अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो देखो इसका ये 1 मोल है, H2O कितना मोल है 1 मोल, तो मोल ऑफ H2O अपॉन कितना बेटा 4 = सिंपल निकाल सकते हैं, जैसे मोल ऑफ Fe/3, आप यहाँ से मोल निकाल सकते थे, मोल को आप मास में कन्वर्ट कर सकते थे, सिंपल सी बात, या फिर आप नॉर्मली एक मैथ का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहले चलो आप मोल ऐसे निकाल लो, तो 1 मोल अगर पानी का है तो कितना हो गया 1/4 हो जाएगा, H2 का 1 मोल है तो 1/4, और मोल ऑफ आयरन अपॉन 3, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ से आयरन के मोल पता चल गए 3/4 मोल हैं जो रिएक्ट करेंगे, कितने मोल रिएक्ट करेंगे 3/4 मोल, कितने बेटा 3/4 मोल। अब आप ये देखो आपको पूछा क्या है, लेकिन मास पूछा है ना, क्या पूछा है मास, तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा मोल इंटू मोलार मास, तो मोल कितने आए 3/4, और इंटू कितने से कर दोगे 56, कितना 56, इससे देखो कितनी टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है 1 और ये 4, कितना हो गया 42 ग्राम आ रहा है आंसर, कितना बना बेटा यहाँ से 42 ग्राम, सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट आपने लगाया, देन उसके बाद सिंपल और भी तरीके से कर सकते थे, मैथ का यूनिटरी मेथड भी आप यहाँ पे लगा सकते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला Ag2CrO4 AgBr, कितने दे रखे हैं, आपको बोला गया है ये KSP दे रखे हैं, दोनों के क्या दिए हुए हैं KSP, सॉल्युबिलिटी जो है वो S1 और S2 है, इनका रेशियो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, देखो क्या सबसे पहला ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। जैसे Ag2 कितना है Ag2CrO4, तो मुझे पता है जब ये ब्रेक होगा तो 2Ag प्लस में और CrO4 2 माइनस में, तो यहाँ पर हम कितना बोलेंगे जैसे 2S1 और ये S1, कितना S1, तो यहाँ से कितना बनेगा, जब आप KSP लिखोगे तो KSP लिखने का तरीका कितना होगा 2S1 का स्क्वायर लिखोगे बेटा, 2S1 का स्क्वायर और S1 इतना ही तो लिखोगे तो कितना हो गया 4S1 का क्यू हो जाएगा। तो KSP की वैल्यू दे कितनी रखी है आपको 32x, तो इसे कर दोगे 32x के इक्वल, ओके, और 4S1 का क्यू, तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो देखो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना 8 चौका 32, जब यहाँ से ये क्यू हटाओगे तो इधर आएगा कितना 8x की होल पावर 1/3, जब इसको भी बाहर निकालोगे तो यहाँ से आएगा 2x टू द पावर 1/3, इतना, ये तो आ गया बेटा S1, क्या आ गया यहाँ से S1,
अब बात करेंगे S2 की। S2 कैसे निकालोगे? अगला कौन दिया है? 4 दे रखा है AgBr के लिए, तो हमें पता है कि AgBr जब ब्रेक होगा तो कैसे, Ag प्लस Br माइनस, बस इतना। तो यहाँ पर लिख दो इसे S2, ये भी S2। तो जब आप इसके लिए लिखोगे तो कितना आएगा ये, इसके लिए जो KSP आएगा वो आएगा बेटा S2 का स्क्वायर। सिंपल सिंपल, यहाँ पे S2, ये भी S2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये वाली वैल्यू कितना दे रखी है आपको? 4 ये 4 दे रखी है, तो S2 का स्क्वायर। तो यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी बनी बोलो? जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट से बाहर निकालोगे मतलब 4 को, तो कितना बनेगा 2, और बाई की पावर कितना 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। S1/S2 आपसे पूछा है, कितना है 2x टू द पावर 1/3 और 2y टू द पावर 1/2। बस ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना बना, x टू द पावर 1/3 और ये भाई ये आंसर बना सेकंड इसका। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार इसे दोबारा देख लेना। सिंपल बेसिक कंसेप्ट है कि KSP को कैसे लिखते हैं, आपको बस उतना आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा? एंगुलर मोमेंटम एंड सेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एक मिनट। एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? NH/2 ठीक है, कितना दे रखा है ये? 3H/π दे रखा है। क्या करोगे आप? बोलोगे सर ये जो N/2 है ये पक्का ये 3 के इक्वल है, क्योंकि H/π तो कट गया, ठीक है ना। तो N/2 = 3, तो N की वैल्यू कितना आ गई बेटा? 6। आपसे पूछा क्या है? टोटल एनर्जी पूछी है। क्या पूछा है? टोटल आपसे एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताइए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है, तो देखो -13.6 Z² होता है। अब Z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए, और N की वैल्यू हो जाएगी 6, तो E की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी -13.6 और 6 का स्क्वायर। जब आपसे सॉल्व करेंगे आंसर बनेगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजिंग आउट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये डेल्टा O की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा होती है जितना जो लिगेंड है, लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे CN है, CN मतलब F NH3 एंड EN, तो इसमें CN जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड। हालांकि CO सबसे आगे होता है, लेकिन CO में ऑप्शन में ही नहीं, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर बात करें तो कौन आता है? EN आता है। देन कौन आएगा? NH3, और देन कौन आएगा बेटा? देन F। ओके, तो अगर आपको ये ऑर्डर पता है तो आप बाकी का आंसर लगा दोगे। सबसे ज़्यादा डिफरेंस वहीं पर आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे आगे कौन आएगा? CN मतलब A सबसे आगे आएगा। अब A इस ऑप्शन में भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, आंसर बन गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए थी, बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। Ag2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 में, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। स्टेट ऑफ एनर्जी कितना दे रखा है? ठीक है, इसे हमें ज़रूरत नहीं है। एनर्जी रिक्वायर्ड इसके लिए पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में होती है, तो सारे ऑप्शन ही पॉजिटिव दे रखे हैं। चलो ठीक है, और इसका फॉर्मूला कितना होता है? प्लस में 13.6 Z²/N²। अब इलेक्ट्रॉन जो निकाला जा रहा है वो फर्स्ट सेल से निकाला है, तो N की वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगी 1। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N तो 1 हो जाएगा, सिंपल। अब बचा Z। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z की वैल्यू तो 3 होती है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये 13.6 और 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही हर जगह दे रखी है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये बनेगा सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, ये जो 13 क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, इतने ग्राम फ्लोरो एसिटिक एसिड आपको दे रखा था, 500 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट जो पॉइंट है दे रखा है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। देन द कैलकुलेट Ka आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा आपसे? Ka फ्लोरो एसिटिक एसिड एज्यूमिंग द मोलालिटी SM मोलालिटी। अब इस वाले जो क्वेश्चन में ना एक खास बात ये थी सबसे पहला कि आपको KF नहीं दिया, ये आपको 1.86 याद रखना पड़ेगा, इतने केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये वाटर के लिए आपको याद होना चाहिए आज के बाद, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो गिवन नहीं था, ये आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप आगे याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको हिंट दे दूँ या पूरा सॉल्व करवाऊँ, दो बातें हैं। चलो मैं हिंट देके बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलो समझो ध्यान से, इतने ग्राम दे रखा था, तो ग्राम के आप मोल बना सकते थे इजीली। ग्राम से मोल कैसे बनाएंगे? देखो
ये जो फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन आ गया, एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बनेगा, एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगा दिया, FCH2COOH, ये फॉर्मूला है। जब ये बेटा ब्रेक होगा तो कितना, FCH2COO माइनस और H प्लस में, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इसे हम 1 लेते थे तो ये कितना लिखते थे 0 0, फिर ये अल्फ़ा अल्फ़ा और ये 1 माइनस अल्फ़ा, याद आ रहा है। तो जब आप यहाँ पर आई लिखोगे तो कितना आएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ से एक अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई की जो वैल्यू है 1 प्लस अल्फ़ा बनेगी। अब देखो सुनो, आपसे इसी क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर के पूछा क्या बेटा आपसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, बट इसे तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपको चाहिए C∝² की वैल्यू। अब आप देखो C की वैल्यू तो आपको पता है, आप बोलोगे सर C कहाँ पता है, बेटा इतना आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में, मोलारिटी ही मोलारिटी है, सिंपल। तो C तो आप निकाल लोगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मास पता है तो यहाँ से मोल निकाल लोगे, और यहाँ पर आपको सॉल्वेंट का मास पता है, ठीक है ना। तो मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी क्या निकलेगी, N/W तो निकलेगी, और N मोल कितने निकलेंगे इसके 20/78, सबसे पहली बात इतना, और अपॉन ये जो 500 है ना, ये 500 इसको डिवाइड कर दो कितने से बेटा 1000 से, ओके। तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये वाली वैल्यू बन गई M की वैल्यू, ठीक है ना, क्या पता बन गया यहाँ से M, और इसी को आप क्या बोलोगे C, इसी को हम C भी बोलेंगे, ओके। अच्छा, और उसके अलावा अगला पॉइंट क्या बेटा, एक मिनट, एक मच्छर आ गया था, देखो अल्फ़ा हमें चाहिए, के निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, अल्फ़ा के लिए आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा TF, ये आपको गिवन है। फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, IMKF, तो IMKF, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा दिखाई देगा KF। देखो सुनो, आई की जगह पे तो रख दोगे 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना, और M की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे। KF की वैल्यू मैंने बताई 1.86, और ये वाली वैल्यू कितना है बेटा 1। तो यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप अल्फ़ा निकालेंगे तो वो 4.8 समथिंग आता है, कितना आता है 4.8%, ठीक है ना, अल्फ़ा की वैल्यू। तो परसेंट में है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जब आप डिवाइड करोगे तो उसे 0.048 समथिंग आएगी अल्फ़ा की वैल्यू। जब इसमें पुट करोगे उसे, और C की वैल्यू ये वाली इसमें पुट करोगे, तब आपका जो आंसर है वो 1.8 इंटू 10 टू द पावर, 1.18 इंटू 10 पावर -4 बनेगा, ये वाला आंसर बनता है इसका, ठीक है बेटा। अब बाकी का तो आप सॉल्व कर ही लोगे इसे, ओके। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी था और उसके अलावा कैलकुलेशन भी थी। ये कैलकुलेशन के पर्पज़ से थोड़ा सा ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। मैं इसे हटा दूँ, 1 2 3, चलो हटाते हैं। अभी ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार लगा मेरे को। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट वर्क, क्या पूछा आपसे, वर्क, W आपको निकालना था। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम है, कितना है, हाफ का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू कितना, हाफ, कितना आएगा 4। अच्छा, और इस वॉल्यूम पर जो प्रेशर है वो कितना है, 1 इंटू 4 करोगे तो भी कितना आ रहा है 4। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट को फॉलो किया इसने, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। अगर इसको फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल। और कर्व को देख करके आप बता सकते हो ये रिवर्सिबल है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। और इसके लिए जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का, तो फॉर्मूला होता है माइनस का 2.303 और RT और लॉग में कितना V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो फाइनल वैल्यू पता है, इनिशियल पता है, तो लॉग में कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/0.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, -2.303। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या थी कि भाई RT की वैल्यू, मतलब T नहीं दे रखा था आपको। जब T नहीं दे रखा है तो W रिवर्सिबल, क्या करेंगे आप, CB की तो बहुत ज़्यादा खास नीड ही नहीं हुई, ठीक है ना, आप नॉर्मली कर सकते हैं अप्रोच, ठीक है। देखो PV इक्वल्स टू कितना, मतलब गैस है तो PV इक्वल्स टू RT, तो आप यहाँ पर PV इक्वल्स टू RT, ये जो RT है ना, इस RT को हटा के PV लिख दो, चाहो तो आप फाइनल लिख दो, चाहो तो इनिशियल लिख दो। तो फाइनल वैल्यू देखें तो ये वाला वॉल्यूम ले लेना और ये वाला प्रेशर ले लेना। अगर इनिशियल वैल्यू देखो भाई, इस पर ये वैल्यू है, इस पर ये वैल्यू है, चाहे तो ये दोनों वैल्यू लो या फिर ये दोनों वैल्यू लो, ओके। यहाँ पे रख दो W रिवर्सिबल कितना बनेगा, माइनस का 2.303 और P की वैल्यू कितना, जैसे आपने मान लो ये वाली वैल्यू ले ली 1, तो 1 इंटू 4 ही आ रहा है ना ये तो,
और लॉग में कितना बनेगा बेटा यहाँ पर, ये इसका हाफ जब ऊपर जाएगा ये सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, और लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.9, कितनी होती है 0.9। ओके, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना बन रहा है 2.33, ये 0.9 आ रहा है, तो 8 पॉइंट समथिंग आंसर जो आएगा इसका, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। यूनिट तो इसके बेटा एटीएम लीटर में ही रहेगी। चलो अगला नेक्स्ट, इथेनॉल, इथेनॉल और फिनॉल, इसके लिए बेटा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ। फिनॉल ये FeCl3 यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेस्ट में ये लर्निंग वाले क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। इथेनोइक एसिड के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसके लिए इसका। आपको पता है इथेनोइक एसिड में ये CO2 गैस रिलीज होती है, इसमें एसिटाल्डिहाइड में ये बढ़िया सा एक कलर देता है, पिंक कलर, सिर्फ एजेंट। ओके, तो अगर आपको याद होगा तभी बात बन पाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे बात की गई थी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के केस में कंप्लीट तो नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो 100% फर्स्ट ऑर्डर को होने में टाइम कितना लगता है, इनफाइनाइट टू द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये वाली बात सही है, ठीक है ना। अच्छा ये की तो करेक्ट होगा। जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ 100% का डबल नहीं होता, ये वाला 2 इधर आना चाहिए था तब ये करेक्ट होता, कुछ बच्चे गलती से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए इनफाइनाइट टाइम नहीं होता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हाफ लाइफ का, कंप्लीशन के लिए हाफ लाइफ का डबल टाइम लगता है बस, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट रहता है, सिंपल सी बात। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, NCERT से सिंपल और डायरेक्ट रिएक्शन आई है। क्यूमीन आपको दे रखा है O2 से रिएक्शन और ये H3O+, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा फिनॉल और ये एसीटोन बनते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में बताऊं थोड़ा सा, यहाँ पर OOH लिंकेज बन जाती है और ये आपकी रिंग जो भी बेंजीन रिंग है, ठीक है ये, और फिर उसके बाद ये वाला OH ग्रुप इधर आ जाता है और यहाँ से एक एसीटोन बन जाता है, तो ये आपको याद रखना था, ठीक है। चलो बाकी के ऑप्शन मैंने इसमें रखे भी नहीं है, कोई नहीं, आंसर इसी के अंदर आ गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट NS एनर्जी की बात करें तो मैग्नीशियम आगे आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 और 3s2 आता है, तो इसके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो मैग्नीशियम आएगा सोडियम से, इसीलिए ये गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपसे बोला है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तीसरा अगर आप निकालो, तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनमें बात करते हैं। सोडियम में से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये तो 2,7 बनेगा, मैग्नीशियम में 2,8 बनेगा और एल्यूमिनियम में 2,8,1 बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो सबसे ज़्यादा आसान किस में से है, एल्यूमिनियम में से निकालना सबसे ज़्यादा आसान है, मतलब एल्यूमिनियम को सबसे पीछे आना चाहिए था, जो कि एल्यूमिनियम सबसे पीछे नहीं है, तो ये अभी गलत हो गया। ओके, सबसे आगे मैग्नीशियम है, ये बात तो सही है, लेकिन एल्यूमिनियम को पीछे जाना चाहिए था। ओके ना, क्योंकि देखो रीजन क्या है इसका, कि जब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाता है, सिंपल। ओके, इसीलिए दोनों ही इनकरेक्ट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन बी आ गया, ठीक है। अच्छा सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन, इसमें शायद 1-2 क्वेश्चन नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है और इतने टेम्परेचर पर आपको इतने ये K1 K2 दे रखे हैं, ठीक है, रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, द एक्टिवेशन एनर्जी इतना गिवन है, देन फाइंड द टेम्परेचर T। आपको क्या पूछा गया बेटा, टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर सिंपल आप आर्हेनियस इक्वेशन लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, log K2/K1 और कितना EA/2.303 R और देन उसके बाद 1/T1 - 1/T2। ओके बेटा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ये T2 मान लिया, जैसे T1 मान लिया, ये T2 ले लिया, पर टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना पड़ेगा, तो ये तो आएगा यहाँ पर 300, ठीक है ना। T2 आपको कैलकुलेट करना होगा और EA की वैल्यू आपको दे रखी है, बस किलो जूल से जूल बना लेना, तो इसमें इतने से 1000 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पुट कर दोगे। R की वैल्यू आप रख दोगे कितना, 25/3 रख देना चाहो तो, ठीक है, या 8.314, तुम्हारी मर्जी। K2 और K1 की वैल्यू, ये K2 ये K1, ठीक है ना। जब इसमें पुट करेंगे तो कितना बनेगा, लॉग में देखो 4.5 × 10³ है, ठीक है ना, और अपॉन में कितना 1.5 × 10³ तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो कितना आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई इतना, और अपॉन 2.303 R एंड देन 25/3 और लॉग में ये वाली वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आती है लगभग आएगी आपकी 41 के समथिंग, ठीक है ना। मैं डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, किस में बात कर रहा हूँ बेटा, ये डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 41.4 समथिंग आती है। ओके, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आंसर आपका बेटा केल्विन में आएगा,
314.4 आता है, ठीक है। तो 273 आप माइनस करके जब आंसर निकालोगे, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द आइसोमर ऑफ द C5H10। अगर आप इसी और से देखें तो ये तो एल्कीन का फॉर्मूला है या फिर साइक्लो एल्कीन का, विच डज नॉट डिकलराइज द कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। तो अगर KMnO4 का कलर गायब नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये एल्कीन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कीन तो रिएक्ट कर जाता है। इसका मतलब ये पक्का साइक्लो एल्कीन की स्ट्रक्चर पूछे हैं आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ आइसोमर हो सकते हैं, और आपको टोटल पॉसिबल आइसोमर्स के बारे में बताना है। तो 5 मेंबर रिंग तो बेटा ये बनती है, ठीक है ना। अब उसके अलावा और भी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी 5 मेंबर रिंग हो, 4 मेंबर रिंग भी हो सकती है। तो 4 मेंबर रिंग बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, और 3 मेंबर रिंग बनाओगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है 3 मेंबर रिंग में, ठीक है ना। अब इसमें एक खास बात क्या थी, इसमें एक खास बात ये है बेटा, ये एक अकेला ही काफ़ी है, ये अकेला काफ़ी है, ये अकेला भी काफ़ी है। इसके पीछे का रीज़न मैं अकेला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है। तो अगर कायरल कार्बन n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर n-1 लगेगा फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये है सिमेट्रिकल कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर डी और एल और मीजो तीनों काउंट होंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 -1 करोगे तो 3 आएगा। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ से बनेंगे और 3 यहाँ से बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो कितना बन गया यहाँ से, ये 3 और 3 कितना हो गया, ये 6 बन गया, ठीक है। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर था जब मैंने सॉल्व किया तो वो 7 बन रहा था। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, इसमें ये जो 2 कार्बन जुड़े हैं ना 3 मेंबर रिंग पर, वो ऐसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक यहाँ से भी आएगा, तो टोटल आंसर बेटा इसका 7 बनेगा। कितना बनेगा टोटल आंसर इसका? 7। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, और ये बहुत टॉप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो मैं इसकी भी हिंट आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये x लिखा था, क्लोरीन x है, ये बाई है, और ये 3 - x और ये 6 - y लिखा है बेटा, 6 - y, ठीक है ना। कितना लिखा है? 6 - y, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी डाउन हो गई है इसकी, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्या करना है, क्या पूछा था इसमें? AgCl। वैसे इसका आंसर बता देता हूँ, 1 × 5 बनता है, तो 5 आंसर बनता है, ठीक है। अब देखो बहुत शॉर्ट तरीका मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये बोला गया था कि इतने से रिएक्ट एवरेज AgNO3 टू फॉर्म इतनी AgCl। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है, वैल्यू ऑफ x × y आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा सा गौर से देखें आपको, तो एक चीज़ समझ में आएगी। वो क्या है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने ट्राई करूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूले दे रखे हैं ना, जैसे एक मिनट क्वेश्चन भी सामने देखना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा कि जो CR है, CR और फिर ClX लिखा था, फिर H2O और यहाँ लिखा था बेटा Y, ठीक है। फिर ब्रैकेट के बाहर लिखा था कितना, Cl3 - x, और H2O के बारे में लिखा था, H2O कितना था, 6 - y, कितना था, 6 - y H2O, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अच्छी बात और ट्रिक वाली बात ये थी, ट्रिक वाली बात ये थी कि इनका जो सम है, जैसे x और ये 3 - x, x + 3 - x कितना बन रहा है, 3। इसका मतलब क्लोरीन 3 है यहाँ पर। दूसरी बात, ये जो y + 6 - y ये कितना बन रहा है, 6। इसका मतलब H2O कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब बना फॉर्मूला कितना, Cr Cl3 और H2O होल 6, मतलब फॉर्मूला बन गया ये। आपको एक तरीके से ये फॉर्मूला पता चल गया। बस आपको ये पता करना है कि x और y की वैल्यू क्या क्या आएंगी। अब वो कैसे निकालेंगे आप, देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि जब रिएक्ट कर रहा है ना तो AgCl इतना बन रहा है, AgCl कितना बन रहा है, 8.61। तो इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या थी, वो यही थी बस कि AgCl बन कितना रहा है उसके व्याप पर बात करनी थी। देखो AgCl जो बन रहा है वो है 8.61। तो आप क्या बोलोगे कि यार AgCl के मोल कितने बन रहे हैं, तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे इसके मास से, इसका मास आएगा 143.5 समथिंग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.06, इसके इतने मोल आएंगे, ओके। और ये जो फॉर्मूला आपने इस कंपाउंड का ये जो निकाला है ना, इस कंपाउंड से ये जो इसका मास जो दे रखा है आपको, ये 8 ग्राम। अब इससे आप 8 को डिवाइड कर दो इसके मोलार मास से,
तो आप इसके मोलार मास से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो मोल आएंगे बेटा ये 0.03 आएंगे। कितने आएंगे? 0.03। इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड से रिएक्शन हो रही है इससे जब Ag, कौन रिएक्शन कर रहा था? AgNO3 रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर बन क्या रहा है? AgCl, ठीक है ना। तो इसमें जितने मोल इसके हैं, जैसे इसके मोल कितने आ रहे हैं? 0.03 और ये इसके मोल बन रहे हैं 0.06, मतलब इसका डबल बन रहा है। और ये तभी बन सकता है बेटा जब यहाँ पर क्लोरीन दो रहे हों, क्योंकि ये जो Ag है ना ये बाहर वाले जो क्लोरीन होते हैं ना उन्हीं से रिएक्ट करता है। बस क्या बोला मैंने? ये जो Ag है वो किससे रिएक्ट करता है? बाहर वाले क्लोरीन से। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 होने चाहिए। यहाँ पर कितने होने चाहिए? क्लोरीन 2। और टोटल क्लोरीन मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल कितने क्लोरीन थे? अरे भाई टोटल क्लोरीन कितने थे? ये 3 थे। तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन कितना आएगा? 1 क्लोरीन यहाँ, 2 बाहर जाएंगे। अब फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर 1 क्लोरीन यहाँ आ गया तो H2 कितने आएंगे? तो यहाँ पर लगेगा बेटा यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कंसेप्ट कि जो क्रोमियम है इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो होती है बेटा 6। कितनी होती है? 6। अगर ये टोटल वैल्यू 6 आती है x + y की, अगर x की वैल्यू 1 है, x 1 है तो y कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं बात को? ये जो x और y का डिसीजन है वो लिया गया है प्राइमरी वैलेंसी के बिहाफ पर, और इसीलिए आंसर कितना बनेगा इसका? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, तो ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो x × y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, तो इसमें आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हैं, शायद 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लास्ट तक आए हैं तो क्वेश्चन देखते देखते। ओके, और इसी पर बेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जितने भी PYQ 2026 में होने वाले हैं उनको, और देन उसके बाद फ्यूचर में नीट, JEE एडवांस, मेन सारे क्वेश्चन जितने भी PYQ हैं वो टोटल मैं आपके साथ शेयर करूँगा यूट्यूब पर आकर के। ओके, और देन उसके बाद टर्म वाइज या फिर आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग जो भी आप कमेंट में पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, सभी के लिए गुड लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर।